नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हम मैराथन क्लास के माध्यम से लगभग 50 MCQs को करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास हमारी मैराथन क्लास नंबर 3 रहेगी। 50-50 प्रश्नों के विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम जो है निरंतर अभ्यास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ बढ़ा लेते हैं आज की क्लास को, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत, क्योंकि जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत, जैसे कि DSSB, UPT, GTPGT, LT ग्रेड, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्नों को हम उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो रामचरित्र वैसे तो कई लेखकों द्वारा लिखे जाने वाले ग्रंथ रहे हैं। अलग अलग नाम से उन्होंने रामचरित्र संबंधी रचना की है, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है अपभ्रंश भाषा में। जैसे कि रामायण भी रामचरित्र आधारित रचना है, लेकिन वो संस्कृत भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और केशवदास जी द्वारा जो है लिखी गई रामचंद्रिका भी रामचरित्र पर आधारित है, लेकिन अपभ्रंश भाषा में लिखी जाने वाली इन रचनाओं में से रचना है वो है पौंचरिव। पौंचरिव जो रचना है वो स्वयंभू जी द्वारा लिखी गई, जो कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं और इसका समय 8वीं शताब्दी रहा है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र जो रचना है इनकी, इसका नाम है पौंचरिव। तो इस ग्रंथ के रचनाकार स्वयंभू जी है, और इनकी अन्य रचनाएं जो है रिठणेमिचरिव और स्वयंभू छंद भी है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। और किसने कहा? भयाणी जी ने कहा अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा कहा गया। स्वयंभू के पौंचरिव को उनके पुत्र त्रिभुवन, जो कि उनका सबसे छोटा पुत्र रहा है, सबसे छोटे पुत्र त्रिभुवन ने इस रचना को इन्हें पूरा किया, क्योंकि स्वयंभू की मृत्यु के कारण पौंचरिव को ये पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र ने इन्हें इस रचना को पूरा किया। उसके बाद अन्य ऑप्शनों के अनुसार भी जब हम उनके रचनाकारों को देखें तो रामायण के रचयिता आप सभी को पता है महर्षि वाल्मीकि, रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी, महापुराण के रचयिता पुष्यदंत जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। निम्न कहानी संग्रह में कौन सी कहानी संग्रह अज्ञे जी की नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान रखना है पूछी हुई है या नहीं। तो परंपरा, शरणार्थी और अमरवलविरी, तीनों कहानियाँ ये जो है अज्ञे जी की रही है, लेकिन दिवाली जो कहानी है अज्ञे की नहीं है, ये ईलाचंद्र जोशी की है, ईलाचंद्र जोशी जी की रही है। तो देख लेते हैं इससे संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। दिवाली कहानी अज्ञे जी द्वारा नहीं लिखी गई, लेकिन दिवाली और होली नामक जो कहानियाँ हैं वो ईलाचंद्र जोशी की कहानियाँ रही है। परंपरा, शरणार्थी, अमरवलरी, यह कहानियाँ जो है अज्ञे जी की है। ये तीनों के तीनों इनके कहानी संग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है? मैथिली शरण गुप्त जी का कौन सा काव्य ग्रंथ इनमें से नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, दुआपर या मानसी? इनमें से मानसी जो है मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, बल्कि जय भारत, विष्णुप्रिया और दुआपर, ये तीनों के तीनों काव्य ग्रंथ जो है मैथिली शरण गुप्त जी के रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इससे जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। मानसी मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता जो है रामनरेश त्रिपाठी जी रहे हैं। रामनरेश त्रिपाठी की अन्य काव्य ग्रंथ रही है मिलन 1918, पथिक 1920, सोपन 1929। मिलन, पथिक, सोपन, मानसी, ये सभी काव्य ग्रंथ जो है
मैथिली शरण गुप्त जी के न होकर के राम नरेश त्रिपाठी जी के है, ये आपको ध्यान रखना है। और द्वापर जय भारत विष्णुप्रिया, ये सभी काव्य ग्रंथ जो है मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं भाई। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय प्रसिद्ध कहानी रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो देख लेते हैं, शुक्ल जी द्वारा लिखी गई जो कहानी है वो 11 वर्ष का समय, जिसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी है। और लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो अलग अलग विद्वानों ने हिंदी की प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास व अलग अलग विद्वानों द्वारा हिंदी के प्रथम नाटक अलग अलग माने गए। तो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही हम जो है किस विद्वान के अनुसार कौन सा हिंदी के प्रथम कौन सी विधा मानी गई, ये हम जो है करते हुए चल रहे हैं। तो बार बार तथ्यों की जब रिवीजन होगी तो ही आपको वे याद रह पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में जब आप बैठोगे तो 4 ऑप्शन को जब देखते हो वहाँ पर तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रश्न और आंसर क्या होगा, ये होगा या ये होगा। एक जैसे हमें सभी प्रश्न हो गए, आंसर सभी ऑप्शन हमें एक जैसे लगने लगते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, नेगेटिव मार्किंग को भी थोड़ा सा समझते हुए, ध्यान में रखते हुए हम एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को करेंगे परीक्षा हॉल में। ये मैंने आपको बताया ही हुआ है। और जो है जितना ज़्यादा अधिक अभ्यास करेंगे उतने ही आप जो है अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये इसका जो है ये सॉल्यूशन यही है कि हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को, तथ्यों की बार बार रिवीजन करते रहें। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। और भाई वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगी, कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही हम करते हुए चल रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करो, लाइक और कमेंट, साथ में कमेंट भी किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, पूस की रात, 2 बैलों की कथा आदि कहानियाँ जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915, ये 3 कहानियाँ जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसने कहा था इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी रही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। उसके बाद कल्लोल गल्प मंदिर मणिमाला कहानी के लेखक जो है विशंबरनाथ कौशिक जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं भाई। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? देवकीनंदन खत्री जी द्वारा जो उपन्यास लिखा गया अनूठी बेगम, इसे प्रकाश कराया गया 1905 में। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम 1905 में प्रकाशित हुआ। और इसके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं देवकीनंदन खत्री के? काफ़ी बार हम परीक्षाओं में जो इनसे संबंधित रचनाएं देखने को मिली है, इनके उपन्यास हमें देखने को मिले हैं। तो चंद्रकांता जो इनका उपन्यास है, ये इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ था, इस उपन्यास से इसे इलाचंद्र जोशी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। 1888 में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास। और इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी थी, अर्थात विदेशी जहाँ पर हिंदी नहीं आती थी, जिन भी लोगों को हिंदी नहीं आती थी उन्हें इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीख ली थी। उसके बाद चंद्रकांता संतति 1896 ईस्वी में, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर जो है 1895 में इस उपन्यासों को इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यासों को जो है भाई प्रकाशित कराया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना व भूतनाथ, इनके अलावा जो है ये उपन्यास भी इलाचंद्र जोशी जी के हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तरुण के शोपन शीर्षक कीर्ति किस प्रकार की गद्य विधा है? तो तरुण के शोपन जो शीर्षक कीर्ति जो है किस प्रकार की एक गद्य विधा है, ये आपको बताना है। तो ये एक आत्मकथा है। तरुण के शोपन जो आत्मकथा
है वो है सुभाष चंद्र बोस की। और तरुण केशवपंत शीर्षक कीर्ति आत्मकथा विधा की रचना है और सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा है। इनके द्वारा रचित अन्य कीर्ति कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल, ये भी जो है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की जो है कीर्ति रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भाट भाषा किसे कहते हैं? तो भाट भाषा जो है डिंगल भाषा को कहा जाता है। इसमें जो है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश शब्दों का मेल है और पिंगल भाषा में ब्रज प्लस जो है अपभ्रंश शब्दों का मेल होता है। डिंगल में राजस्थानी प्लस अपभ्रंश और जो है ब्रज में पिंगल में ब्रज प्लस अपभ्रंश शब्दों के मेल को कहते हैं और जो है डिंगल को ही भाट भाषा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया? तो भारतेंदु जी द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया इनमें से? तो कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने 1868 ईस्वी में किया। उसके बाद इन भारतेंदु जी की और अन्य 2 पत्रिकाएँ भी हैं। भारतेंदु मैगजीन 1873, बाला बोधनी 1874। भारतेंदु पत्रिका का संपादन 1884 में राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा किया गया। हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा किया गया और ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादन है 1882 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा किया गया। तो इन पत्रिकाओं का संपादन जो है इन साहित्यकारों द्वारा किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु, राधाकृष्ण गोस्वामी जी, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी, इनके द्वारा इन पत्रिकाओं का संपादन किया गया। और भारतेंदु जी की हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी और जो है एक हमने प्रश्न में पढ़ी ही थी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी और कवि वचन सुधा, इन 3 पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। उसके बाद देख लेते हैं ठलुआ कलब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो ठलुआ कलब निबंध संग्रह के लेखक निम्नलिखित में से बाबू गुलाब राय है। वो गुलाब राय जी द्वारा लिखे गए और अन्य निबंध हम देख लेते हैं। मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे ना पिताचार्य आदि, जो ये रचनाएं हैं ये किनकी है? गुलाब राय जी की, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। और अन्य ऑप्शन के अनुसार जब हम इन रचनाओं को देखें तो पंचमात्र रचना के रचनाकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है। उसके बाद जो है गंगा का बेटा जो रचना है उसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी है। चिंतामणि के रचनाकार तो आप सभी को पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो मोहन राकेश का जो नाटक है इनमें से कौन सा है? वो है लहरों का राजहंस। जो नाटक है मोहन राकेश जी का है। कोणार्क, अंधा कुआं और डॉक्टर नाटक मोहन राकेश जी के नहीं है, बल्कि कोणार्क नाटक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी का है भाई कोणार्क नाटक। और अंधा कुआं आपको पता ही है लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। उसके बाद डॉक्टर आपको पता ही है विष्णु प्रभाकर जी का है। तो इससे जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें तो बात करें आगे। लहरों का राजहंस नाटक 1963 ईस्वी में मोहन राकेश जी का नाटक है। इस नाटक की प्रमुख पात्र जो है सुंदरी तथा अलका रही है। उसके बाद जो है मोहन राकेश के अन्य नाटक जब हम यहाँ देखें, आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन आदि इनके नाटक है। उसके बाद कोणार्क नाटक के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर और अंधा कुआं नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल और डॉक्टर नाटक के रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ I.A. रिचर्ड्स का नहीं है? तो इनमें से जो है पोइटिका ग्रंथ जो है I.A. रिचर्ड्स का नहीं है, जो कि एक पाश्चात्य विद्वान रहे हैं। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक
और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म काफ़ी बार परीक्षा में आया है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये भी कई बार पूछा गया है। ये सभी ग्रंथ जो है रिचर्ड्स जी के हैं, आइए रिचर्ड्स के। और पोइटिक्स ग्रंथ के रचनाकार रिचर्ड्स नहीं है बल्कि अरस्तु जी हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। और अन्य तथ्य हम यहाँ पर देखें, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तथा फिलोसफी ऑफ रिटोरिक ये आदि जो रचनाएं रिचर्ड्स जी की हैं। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? तो वक्रोक्ति जीवितम के लेखक जो हैं आचार्य कुंतक जी माने जाते हैं। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक आचार्य कुंतक जी है। आचार्य भामा का ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार और वामन जी के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र। उसके बाद आचार्य मम्मट जी ने लिखा काव्य प्रकाश। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक निम्न में से प्लेटो जी रहे हैं। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो है और इनकी अन्य रचनाओं में शामिल है इयोन। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई ग्रंथ है भाई इनका इयोन, ये आपको ध्यान रखना है। और कार्तिलुस और फ्रेदर्स लॉज ये जो सभी ग्रंथ जो है प्लेटो जी के ही है। अरस्तु ने पेरीपोइटिकेश नामक जो ग्रंथ लिखा। लॉन्गजाइस ने पेरीहुप्सुस, भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो ये मैं आपको फिर बता दूंगी कि इनके ग्रंथ का नाम। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर हमारा 15, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जो है जैनेंद्र जी के हैं, या फिर आपको होमवर्क में लिखना है लॉन्गजाइस के ग्रंथ का नाम। बढ़ते हैं आगे, त्यागपत्र जो उपन्यास है वो हमने देख ही लिया, जैनेंद्र जी का है। तो त्यागपत्र 1937 उपन्यास के लेखक जैनेंद्र जी है। इनके अलावा जैनेंद्र जी के और अन्य उपन्यास है परख 1929, सुनीता 1935, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956। ये सभी जो है उपन्यास जैनेंद्र जी के ही है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन ये सभी के सभी उपन्यास जो है ये जैनेंद्र जी के हैं और इनको क्रम वाइज भी लगाने का प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कैमासवध जो है किस ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं? ये है पृथ्वीराज रासो की। कैमासवध पृथ्वीराज रासो की का एक सर्ग माना जाता है कैमासवध। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं? चंद बरजाई, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया? तो सबसे पहले ये सुझाव देने वाले विद्वान रहे हैं अश्कोली। अश्कोली ने जो है आर्य भाषा परिवार को भाषाओं के वर्गीकरण को ध्वनियों के आधार पर करने का सुझाव दिया। तो आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनि के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले जो है एस्कोली विद्वान ने की, नामक विद्वान ने सुझाई। एस्कोली महोदय ने 100 से की संख्या के आधार पर सतम और केतुम नामक से बहुरूपीय परिवार को 2 भागों में विभाजित किया। उसके बाद देख लेते हैं आगे, कई बार पूछा जाता है कि इन 2 भागों में विभाजित किया एस्कोली ने भारतीय परिवार को सतम और केतुम, इन 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित रहे हैं। और केवल रस सिद्धांत के ग्रंथ के लेखक पूछा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र जी रहे हैं। नगेंद्र जी की रचना है ये रस सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, इससे जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। रस सिद्धांत जो है
रससिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण ग्रंथ के लेखक जो है आनंद प्रकाश दीक्षित है। गुलाब राय जी जो है के रचना जो का ग्रंथ का नाम है नवरस। और निर्मला जैन ने लिखा रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। साथ ही रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का भी ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रामानंद तिवारी जी द्वारा लिखा गया पिंजर प्रेम प्रकाशिया। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न नंबर 19। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस ग्रंथ का कथन है? तो वाक्यम किस आचार्य का कथन है भाई? ये वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है, ये आपको बताना है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम नामक जो ग्रंथ है ये आचार्य विश्वनाथ जी का है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ जी का ये ग्रंथ है तो वाक्यम रसात्मक काव्यम। और इसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं विश्वनाथ जी के, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं? उनका नाम है साहित्य दर्पण, प्रभावती, परिणय, नाटिका और राघव विलास आदि महाकाव्य इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे पंडित जगन्नाथ जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय शब्द जो